वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाज़िर हूँ और अब मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने 3 मेजर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पाकिस्तान की हैं, एफआईए, नैब और पुलिस के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उनकी नेचर ऑफ वर्क क्या है, उनका कौन सा स्टैच्यू, कौन सा लॉ उनको गवर्न करता है और उनकी ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़, उनके ऑपरेशन का तरीक़ाकार क्या है। इन 3 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि 1974 के अंदर हमारे से वजूद में आई। इसका जो एक्ट है उसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान है। पुलिस से भी ज़्यादा पावरफुल है, नैब से भी ज़्यादा पावरफुल है, आईबी से भी ज़्यादा पावरफुल है और आईएसआई से भी ज़्यादा पावरफुल है। वो मैं बताऊंगा ये क्यों इतनी ज़्यादा पावरफुल है। इसकी पावर, इसका जो मैंडेट है वो ये ड्राइव करती है 28 स्पेशल लॉज हैं और 104 स्पेशल जो आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के, ताज़ीरात पाकिस्तान के, ये उसके ऊपर बेस करती है अपनी सारा का सारा मैंडेट। और इसके मैंडेट के अंदर शामिल है कि एंटी करप्शन के ऊपर काबू पाएगी, इलीगल इमिग्रेशन को रोकेगी, ह्यूमन स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग को रोकेगी, साइबर क्राइम्स के ऊपर, इंटेलेक्चुअल राइट्स के ऊपर, प्रॉपर्टी राइट्स को, काउंटर टेररिज्म को भी ये देखती, फॉरेन एक्सचेंज को भी, मनी लॉन्ड्रिंग को भी। इवन इससे भी ज़्यादा ये कंप्यूटराइज कंट्रोल और एग्जिट का भी इसके पास है सारी चीज़ें। इसके अलावा पाइसेस इनके पास होता है, पाइसेस को भी ये देखते हैं और इंटरपोल भी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी पावरफुल है। दूसरी बात जो मैंने की थी कि ये आईएसआई और आईबी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आईएसआई और आईबी जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नहीं हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करती हैं और इंटेलिजेंस गैदर करके अगर किसी शख्स को उन्होंने पकड़ना भी होता है तो उसको अगर पकड़ के इन्वेस्टिगेट करना है या उसको प्रोसिक्यूट करना है तो वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास अथॉरिटी है कि वो ये काम करेगी। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके 5 जोनल ऑफिस हैं, चारों सूबाई जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे, और इस्लामाबाद के अंदर 53 पुलिस स्टेशन है और 17 इसके जोनल ऑफिसेज आप कह सकते हैं, जो कि मेजर सिटीज़ के अंदर जो भी डिवीजन्स हैं वहाँ पे आपको एफआईए के ऑफिस मिलेंगे। इसके 6 प्रॉपर विंग्स हैं जिनके अंदर ये काम करती है। सबसे पहला विंग जो है इमिग्रेशन विंग है। ये इमिग्रेशन कंट्रोल के ऊपर, एंटी ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, इसके ऊपर काम करता है और पाइसेस भी इनके पास है, उसके ज़रिए ये काम करते हैं और बॉर्डर कंट्रोल को भी ये देखते हैं। एंटी करप्शन विंग जो है उसके जो मकासद हैं वो उसी तरह के मकासद हैं जो कि नैब के मकासद हैं, लेकिन नैब जो है वो एक स्पेशल लॉ के अंडर बनाया गया है तो उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है एंटी करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ। तो आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को ये देखता है, फॉर्जरी, फ्रॉड को ये देखते हैं, ऑफेंसेस अगर स्टेट के ख़िलाफ़ कोई ऑफेंसेस हो तो उनको देखते हैं, स्पूरियस ड्रग्स और काउंटरफीट करेंसी को भी एफआईए देखती है, एंटी करप्शन विंग इसका देखता है। फिर इकोनॉमिक क्राइम विंग है, इसके अंदर बैंकिंग के हवाले से जो जो भी आती हैं ट्रांजैक्शन उनको देखा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग को, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो, जो एफएमयू फेडरल मॉनिटरिंग यूनिट है वो इनको भेजता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, तो ये उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करती हैं, वो नैब भी करता है और ये भी करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज और पब्लिक कॉरपोरेशन के हवाले से अगर किसी किस्म की करप्शन सामने आती है तो उसको भी ये देखते हैं। फिर साइबर क्राइम्स के ऊपर नेशनल रिस्पांस फॉर साइबर क्राइम्स NR3C के नाम से ये जाना जाता है। तो साइबर क्राइम लॉ आने के बाद ये रिसेंटली ये और ज़्यादा एक्टिव है। 2007 में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और अब ये और ज़्यादा मज़ीद एक्टिव हो गया। काउंटर टेररिज्म विंग ये भी 2004 से काम कर रहा है, लेकिन काउंटर टेररिज्म सूबों ने अपने अपने काउंटर टेररिज्म ला के काउंटर टेररिज्म की फोर्स खड़ी की हुई है, उससे ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसकी अपनी पावर अपने तौर पर मौजूद है। ये एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का जो है उसके अंडर ये प्रोसिक्यूट करता है लोगों को, एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर। फिर टेक्निकल विंग जो है वो जैसे ये आपके फिंगर प्रिंट्स हैं, पाम प्रिंट्स हैं और ये सारे के सारे इनके पास, थंब इम्प्रेशंस, ये सारी चीज़ें इनके पास होते हैं। ये देखते हैं कि फोर्ज थंब इम्प्रेशन तो नहीं है, फिंगर प्रिंट्स फोर्ज तो नहीं है, तो ये टेक्निकल विंग जो है इनका ये चीज़ें देखता है।
इसके अलावा इनका ह्यूमन रिसोर्स विंग होता है। ह्यूमन रिसोर्स के मामलों को देखता है। और ये यहाँ बताना ज़रूरी है कि जो FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका जो टोटल बजट है उसका सिर्फ 15% इनके ऑपरेशनल कामों के ऊपर खर्च होता है, बाकी सारी की सारी तनख्वाहों में चला जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है कि ऑपरेशनल इनकी पावर क्या है। ये याद रखिए कि हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अपनी ऑपरेशनल पावर्स होती हैं। जो पुलिस के पास पावर्स हैं वही सारी की सारी FIA के पास भी पावर्स हैं, लेकिन FIA के पास एक दर्जा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बढ़ के पावर्स हैं। इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पुलिस की पावर से। इनके पास पावर ऑफ अरेस्ट है, अरेस्ट लोगों की करने का इनके पास पावर है, पावर टू सर्च है, सीज़र का कोई भी चीज़ आप सीज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा इनके पास बाकी जो भी इनकी ड्यूटीज़ वगैरह, जो भी जिस किस्म का प्रिविलेज इनको दिया जाना चाहिए वो इनके पास मौजूद होता है। फिर जनाब अली, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब इंस्पेक्टर लेवल का जो FIA का ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहलाता है इनका। वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ऑफिसर इंचार्ज होता है वो, जैसे किसी थाने का SHO काम करता है ऑफिसर इंचार्ज, वो वैसे ही काम करता है पुलिस का। जैसे SHO होता है, ये ऑफिसर इंचार्ज थाने का होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है इनके सब इंस्पेक्टर के पास। इनके सब इंस्पेक्टर के पास किसी भी शख्स को अरेस्ट करने की बगैर अरेस्ट वारंट के भी अथॉरिटी होती है, अगर उसने डायरेक्टर जनरल FIA से इजाज़त ली हो। यानी कि अगर अरेस्ट वारंट नहीं भी निकला हुआ तो वो अरेस्ट कर सकता है, वो चीज़ें भी सीज़ कर सकता है, उनको ट्रांसफ़र भी कर सकता है, और उसके अलावा उनको बेच भी सकता है, डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है किसी भी अथॉरिटी की मर्ज़ी से पहले, अगर वो देखता है कि इस तरह होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी ज़्यादा जो फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पुलिस के पास अथॉरिटीज़ हैं, वो सारी की सारी सब इंस्पेक्टर ऑफ FIA उसके पास ये सारी अथॉरिटीज़ पाई जाती हैं और ये अथॉरिटीज़ रखते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि BPS 14 का एक ऑफिसर होता है सब इंस्पेक्टर, और उसके पास इतनी ज़्यादा वैल्यू के ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की अथॉरिटीज़ हम मीडिया के अंदर अमूमन सुनते हैं कि यार नैब के ऑफिसर्स के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, वो किसी भी को पकड़ लेते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं। चेयरमैन के पास बहुत अथॉरिटी, वो किसी को उठा लेते हैं। वो अरेस्ट वारंट पहले इशू करवाते हैं, उसके बाद किसी भी बंदे को वो पकड़ते हैं। यहाँ पे FIA के ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी के बगैर अरेस्ट वारंट के भी वो अगर चाहे तो किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकता है। तो ये एक आर्बिट्रेरी जो कोर्ट्स के अंदर अमूमन अथॉरिटी की बात की जाती है, तो ये अथॉरिटी तकरीबन हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास होती है। FIA तो हो गया जनाब अली, आगे हम पुलिस का भी देखेंगे और नैब का भी देखेंगे, और एंड के ऊपर हम इन तीनों का डिफरेंस भी देखेंगे। अगर कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन FIA के पास आती है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पुलिस कर सकती है, नैब कर सकती है। हम इन तीनों का मुवाजना भी करेंगे एंड के ऊपर। और आखिर में ये जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे पावर सेक्टर की रिपोर्ट आई है, शुगर की रिपोर्ट आई है, हम उनको सामने रखते हुए देखेंगे कौन सी रिपोर्ट किसके पास होनी चाहिए और किसको ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि इन रिपोर्ट्स को, इन चीज़ों के ऊपर जो उनके अंदर इल्ज़ाम लगे उनके अंदर वो इन्वेस्टिगेट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।